जब बड़े भाई ने छोटे भाई को धोखा दिया। कमरे में आते ही पार्वती को अपने जेठ जी, जिन्हें वह बड़े भैया कहती थी, पलंग पर लेटे हुए दिखाई दिए। पार्वती ने आवाज लगाई, भैया कैसे हैं आप? कौन है? एक धीमी सी आवाज कमरे में गूंजी। मैं पार्वती, पार्वती ने कहा। भैया ने करवट बदली। पार्वती उनको देखकर हैरान रह गई। क्या यही वह बड़े भैया हैं जिनकी एक आवाज से सारा घर खौफ खाता था? कपड़े इतने गंदे जैसे महीनों से बदले नहीं गए हो, दाढ़ी बड़ी हुई जैसे बरसों से सेव नहीं की हो। कुछ देर पहले कुछ खाया था जो मुंह के पास लगा हुआ था और साफ नहीं किया गया था। हाथ पैर भी मटमैले से लग रहे थे, नाखून बड़े हुए। यह सब देखकर पार्वती को उन पर बड़ा तरस आया और दया भी। पार्वती का पति रमेश कमरे में आ गया। भाई को इस दशा में देखकर रमेश रोने लगा। भैया, क्या मैं इतना पराया हो गया कि आप इस हालत में पहुंच गए और मुझे खबर भी नहीं की? भैया से बोला नहीं जा रहा था। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ने लगे। मुंह से निकला, छोटे, क्या नहीं किया मैंने तेरे साथ, फिर भी तू देखने आ गया? क्या कम है? नहीं भैया, अब मैं आपको यहाँ नहीं रहने दूंगा, अपने साथ ले जाऊंगा और अच्छी तरह से इलाज भी करवाऊंगा। रमेश सिसकते हुए कह नहीं पा रहे थे। पार्वती को याद आ रहे थे वह दिन जब वह दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। उसके माता पिता ने अपनी हैसियत से ज़्यादा दहेज दिया था, लेकिन मनोज भैया हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे। उसके दहेज के सामान को देखकर रमेश से कहते, क्या सामान दिया है? इससे अच्छा तो हम लड़की को सिर्फ फूल माला पहना कर ही ले आते। मनोज भैया की शादी अमीर घराने में हुई थी, लेकिन रमेश के ससुराल वाले इतने अमीर नहीं थे, इसीलिए हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे। रोज रोज के तानों से पार्वती को बहुत गुस्सा आता था, पर रमेश के समझाने पर वह चुप रह जाती। फिर भी बड़े भैया के लिए उसके दिल में गांठ सी पड़ गई थी। ज़्यादा तेज उसकी पत्नी वैशाली थी, जो बोलती कम थी पर अंदर ही अंदर छुरियाँ चलाने से बाज नहीं आती थी। माता पिता की मृत्यु के बाद घर में भैया की ही चलती थी। सब कुछ उनसे पूछ कर होता था। एक तो वह बड़े थे, दूसरे वह एक अच्छी कंपनी में अच्छे पोस्ट पर थे। उनकी शादी भी पैसे वाले घर में हुई थी, जबकि रमेश न सिर्फ छोटा था बल्कि एक छोटी सी दुकान चलाता था। उसकी शादी एक साधारण घर में हुई थी। उसकी घरेलू स्थिति ठीक नहीं थी। रमेश को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। न सिर्फ अपने बड़े भाई को बहुत प्यार करता था, बल्कि उनकी हर बात को मानना अपना कर्तव्य समझता था। मनोज अपने छोटे भाई को वह प्यार नहीं देते थे जिसका वह हकदार था, बल्कि हमेशा उसकी बेइज्जती करने के बहाने ढूंढता रहता था। वह हमेशा यह जताना चाहते थे कि घर में सिर्फ वही सबसे श्रेष्ठ हैं और बाकी सब बेवकूफ़ है, नकारा है। पार्वती कहाँ खो गई? चलो भैया का सामान पैक करो, इनको हम अपने साथ ले जाएंगे। रमेश की आवाज़ सुनकर पार्वती वापस वर्तमान में आ गई। भैया, पायल नहीं आती क्या आपसे मिलने? पार्वती ने पूछा। आती है कभी कभी, लेकिन वह भी क्या करे, उसकी अपनी गृहस्थी है, हमेशा तो मेरे पास नहीं रह सकती ना। मनोज भैया रुक रुक कर बोल रहे थे। और राहुल और मेघना कहाँ हैं? पार्वती ने पूछा। राहुल तो ऑफिस गया होगा, मेघना शायद किसी किट्टी पार्टी में गई होगी। भैया शर्मिंदा से लग रहे थे। पार्वती को इस तरह के जवाब की उम्मीद थी। उसे अच्छी तरह याद है, उसकी छोटी बहन सीढ़ियों से गिर गई थी और हड़बड़ाहट में बिना किसी को बताए अपने माँ के घर चली गई थी। बस इतनी सी बात पर भैया ने बखेड़ा खड़ा कर दिया था कि ऐसा भी किसी घर की बहू करती है क्या, किसी को बगैर बताए मायके चली जाए। उन दिनों भैया ही सारा घर संभालते थे। रमेश भी अपनी सारी कमाई भैया के हाथ में दे देता था। कभी भी नहीं पूछता था कि भैया उन पैसों का क्या करते हैं, जबकि भैया सबसे यही कहते थे, छोटे का खर्च तो वही चलाते हैं, छोटे की तो कोई बिल्कुल भी कमाई नहीं है। पार्वती की सारी अच्छाइयाँ, सारा पढ़ाई लिखाई, सारे एक कमी के नीचे दब गई थी। एक तो उसका मायका गरीब था, दूसरा पति की कमाई भी साधारण थी। रिश्तेदारों दोस्तों में भैया और भाभी पार्वती और रमेश को नीचा दिखाने का प्रयास करते रहते। पार्वती को अपनी इस स्थिति में बहुत दुख होता था और वह कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि रमेश उसे कुछ भी बोलने नहीं देता था।
एक बड़े पेड़ के नीचे जिस तरह एक छोटा पौधा पनप नहीं सकता, वैसे ही स्थिति रमेश की थी। पिता की मृत्यु के बाद भैया घर के मुखिया तो बन गए, लेकिन उन्होंने रमेश को सिर्फ छोटा भाई ही समझा। बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति जो फर्ज होता है वह उन्होंने कभी नहीं निभाया। पार्वती समझ नहीं पाती थी कि क्या करे। वैसे वह बहुत समझदार और शांत स्वभाव की थी, लेकिन कभी कभी भैया और भाभी के तानों से इतनी दुखी हो जाती कि उसे लगता वह रमेश को ही छोड़ दे। रमेश को चुप रहना उसे परेशान कर जाता था, लेकिन रमेश को छोड़ना तो इस समस्या का हल नहीं था। रमेश बहुत अच्छा था, बस उसकी एक ही कमजोरी थी कि वह बड़े भाई की हर इच्छा या बुरी बात मानता था और आंखें बंद कर उन पर विश्वास करता था। कभी कोई सवाल नहीं करता था कि भैया क्या कर रहे हैं क्या नहीं। रमेश के यही विश्वास का मनोज ने हमेशा फायदा उठाया। उसने पुश्तैनी मकान भी अपने नाम करवा ली। एक दिन पार्वती और रमेश को अपने ही घर से जाने को कह दिया। इतना कुछ होने पर भी रमेश कुछ नहीं बोला और अपनी 5 साल की बेटी और पत्नी को लेकर चुपचाप घर से निकल पड़ा। उस दिन पार्वती को अपने पति की कायरता पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन जब वह कुछ करने को तैयार ही नहीं था तो वह भला क्या कर सकती थी। पर मन ही मन उसने सोच लिया था कि वह इस घर से बाहर रहकर ही अपने परिवार की एक अलग पहचान बनाएगी। इसके बाद पार्वती की अग्नि परीक्षा शुरू हो गई थी। घर में पैसों की तंगी बनी रहेगी, यह तो पार्वती को मालूम था, क्योंकि संयुक्त परिवार में अक्सर बहुत से ऐसे खर्चे होते हैं जिनका पता नहीं चलता, लेकिन एकल परिवार में उनको निकालना मुश्किल हो जाता है। फिर भी पार्वती ने हार नहीं मानी और जुट गई अपना एक समर्थ संसार बनाने में। सुबह उठकर घर का कामकाज करती, उसके बाद बच्चों को घर पर बुलाकर ट्यूशन करवाती। उसने दिन रात मेहनत किया और फिर रमेश के साथ दुकान पर भी चली जाती। पार्वती के अंदर दुकान चलाने की गजब क्षमता थी, जो शायद अभी तक उसके अंदर ही गुप्त पड़ी हुई थी। उसने अपने मीठे व्यवहार, ईमानदारी और मेहनत से न सिर्फ अपनी दुकान को बढ़ाया, बल्कि रमेश का आत्मविश्वास बढ़ाने में भी उसका साथ दिया। बड़े भाई से अलग रहकर रमेश को भी एहसास हो गया था कि वह कितना बुद्धू था और बड़े भाई ने उसका कितना फायदा उठाया, उसे हर चीज़ों से वंचित रखा। उसके भैया ने सोचा था कि रमेश कभी भी घर छोड़कर नहीं जाएगा, और अगर जाता है तो जाते वक्त उसके आगे हाथ पैर जोड़कर गिर जाएगा या फिर पार्वती ही कुछ भला बुरा कहेगी। पर वह हैरान था, दोनों ने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि चुपचाप एक दूसरे का हाथ पकड़कर घर से चले गए। वैसे भी मनोज और उसकी पत्नी रमेश से चिढ़ते थे, क्योंकि उसकी पत्नी हमेशा उसका कहना मानती थी, उसकी हर हाँ में हाँ मिलाती थी, जबकि वह इतना समर्थ भी नहीं था, उसकी इतनी आमदनी भी नहीं थी। और एक उनकी पत्नी सालू है, जिसने उनका जीना मुश्किल किया हुआ था। हर वक्त उसे कुछ ना कुछ चाहिए, उसकी फरमाइशें जैसे ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। एक करो तो दूसरी आ जाती थी। मनोज ने रमेश को घर से तो निकाल दिया, उनके अंदर गुस्से का भाव पैदा हो गया। एक रात को शराब के नशे में धुत होकर मनोज ने रमेश को फ़ोन किया, चल छोटे घर आ जा, भूल जा सब कुछ। लेकिन पार्वती और रमेश ने सोच लिया था, ठान लिया था कि अब वह उस घर में वापस नहीं जाना है। अब भैया को एक नया बहाना मिल गया था अपने आप को बहलाने का, कि उसने तो उन दोनों को वापस बुलाया था पर वही वापस नहीं आए, और फौरन वो सभी अपने रिश्तेदारों को कहने लगे वह दोनों अपनी मर्जी से घर छोड़कर गए हैं। हम लोगों ने तो बहुत मना किया था कि घर छोड़कर ना जाए, लेकिन पार्वती तो हमेशा से ही रमेश को उनसे दूर करना चाहती थी। ये सारा किरा कराया पार्वती का ही है, पर अंदर की बात तो कोई भी नहीं जानता था कि यह सब किया धरा मनोज का ही है। रमेश और पार्वती ने दिन रात मेहनत की। धीरे धीरे उनकी दुकान एक अच्छे स्टोर में बदल गई थी। अब उस स्टोर की शहर में एक अच्छी पहचान बन गई थी।
रमेश और पार्वती का जीवन स्तर भी बढ़ गया था। उनका एक अच्छा नाम बन गया था। उनके बच्चे शहर के अच्छी स्कूलों में पढ़ने लगे थे। अब मनोज इनसे नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिश करते। जब उन्होंने जाना कि वह एक कामयाबी की सीढ़ी पर हैं, पर वे दोनों अलग रहते थे। रमेश के घर छोड़ने के बाद दोनों भाइयों का आमना सामना बहुत ही कम होता था। एक बार मनोज के बेटे राहुल की शादी में मिले थे। तब रमेश ने महसूस किया था कि बड़े भाई की अब उस घर में बिल्कुल भी नहीं चलती। जो कुछ भी हो रहा है वह बच्चों की मर्जी से हो रहा था। बड़े भाई के बच्चे भी उन पर ही गए थे, बिल्कुल ही स्वार्थी निकले थे। दूसरी मुलाकात मनोज की बेटी पायल की शादी में हुई थी। बड़े भैया को अनेक रोगों ने घेर लिया था। बहुत ही कमजोर हो गए थे वह। तब उनको देखकर रमेश को बहुत दुख हुआ था और उस वक्त उसने कुछ बोला भी नहीं। लेकिन भाभी के जाने के बाद तो जैसे भैया बिल्कुल ही अकेले पड़ गए थे। बिल्कुल ही शांत रहते थे और अकेले रहते थे। उनका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं था। भाभी जैसी भी थी पर अपने पति का तो ख्याल रखती थी। राहुल को अपने काम से फुर्सत ही नहीं थी और वैसे भी उसे पिता के पास बैठकर उनका हाल जानने में कोई दिलचस्पी नहीं था। अगर वो अपने पिता का ध्यान नहीं रख सकता तो मेघना को क्या पड़ी थी इन सब बातों में पड़ने की। वह भी ससुर का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती थी। रमेश शांत बैठकर ये सारी बातें सोच रहा था। उसके मन में एक एक बात उसके दिमाग में चलचित्र की तरह घूम रही थी। पुरानी घटनाओं का क्रम जैसे ही खत्म हुआ तो रमेश बोला, बड़े भैया कल ही किसी से पता चला था कि आप गुसल खाने में गिर गए हैं। मुझसे रहा नहीं गया और आपका हाल पूछने चला आया। रमेश रोने लगा कि वह इतने दिनों तक भैया से नाराज रहा और उनकी खबर तक नहीं ली। उसको कभी जरूरी नहीं लगा कि भैया के पास जाकर इन सब का खबर ली जाए, लेकिन अब उनको अपने साथ जरूर ले जाएगा। लेकिन बड़े भैया ने जाने से इनकार कर दिया। मुझे माफ़ कर दो छोटे, सारी ज़िंदगी मैंने सिर्फ तेरा मजाक उड़ाया है और अब जब मैं बिल्कुल ही मोहताज हो चुका हूँ और मेरे अपने मुझे बोझ समझने लगे हैं, इस वक्त मैं तेरे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। नहीं भैया, ऐसा मत कहो। क्या मैं आपका अपना नहीं हूँ, आपका भाई नहीं हूँ? मैंने आपको अपना भाई नहीं बल्कि पिता माना है और एक बेटे का फर्ज है कि वह अपने पिता की सेवा करे। मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। रमेश ने विनती की। तभी पार्वती भी बोल पड़ी, भैया आपको हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। पार्वती ने भैया को बहुत समझाया, भला इस उम्र में आपकी सेवा कौन करेगा, आपकी देखभाल कौन करेगा? भैया हम आपको इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। अब तक मेघना भी घर पहुंच चुकी थी और वह सारी बातें सुन चुकी थी। उसने चाचा चाची को देखकर उस तरह व्यवहार किया जैसे उन दोनों को कभी जानती ही नहीं। उसको इस बात की भी चिंता नहीं थी कि दुनियादारी के लिए ही सही कुछ दिखावा ही कर दे। उसका व्यवहार इस बात की गवाही दे रहा था कि अगर मनोज का कोई अपने साथ ले भी जाता है तो उसे कोई परवाह नहीं है। अभी तक मनोज को आशा थी कि शायद मेघना उसे कभी भी कहीं भी जाने नहीं देगी और उसे रोक लेगी, पर उसके इस तरह का व्यवहार और बेरुखी देखकर मनोज भैया उठ खड़े हुए। चल छोटे, तेरे साथ ही चलता हूँ। मेघना सोच रही थी कि ससुर तो किसी को अपना मानते ही नहीं हैं और उसे कोई अपना है ही नहीं जो उन्हें अपने साथ ले भी जाएगा, और इतना बड़ा बंगला सिर्फ उसी के हिस्से ही आएगा। लेकिन ससुर की बात सुनकर उसे लगा कि इतना बड़ा घर उसके हाथ से निकल गया तो उसने फटाफट बहू होने का फर्ज निभाया। उसने मनोज को रोकने की बहुत कोशिश की, पर मनोज ने कहा, नहीं बहू, अब नहीं, अब मैं रुक नहीं सकता। मैंने जो पाप किया है उसके लिए तो यह कुछ भी नहीं है। तुमने और बेटे ने मुझे बिल्कुल ही पराया कर दिया है और लाचार इंसान को अब अपने मतलब के लिए इस घर में रखना चाहते हो। तुमने मुझे इस हाल में लाकर खड़ा कर दिया है। बूढ़े बाप का तुम लोगों का कभी भी ख्याल नहीं आता। जैसे तैसे अपने दिन मैं यहाँ पे काट रहा हूँ।
इस घर में तड़प तड़प कर मरने से अच्छा है मैं अपने भाई के साथ कुछ दिन और जी लूं। उससे बिछड़कर इतने दिन जी लिया हूँ, उससे अलग अब नहीं होना चाहता। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि इसमें तुम्हारी गलती कम है, क्योंकि मैंने ही बबूल का पेड़ बोया है तो आम की उम्मीद कहाँ से करूँ। तुम तो फिर भी बहू हो, अब बेटे ने अपने बाप का कर्तव्य से मुंह मोड़ा है तो तुम कैसे अपना कर्तव्य निभा पाती। इसमें ज़्यादा गलती मेरी ही है, किसी का कोई दोष नहीं है। मेघना अपने ससुर की बातें चुपचाप सुनती रही। उसकी नज़र नीचे झुक गई। पार्वती और रमेश मनोज की बातें सुनकर चुप थे। रमेश ने मनोज को गले लगाया और कुछ देर बाद पार्वती और रमेश मनोज को लेकर अपने घर जा रहे थे और मेघना पछता रही थी। उसने अपने ससुर को नहीं रोका, जिनके जाने से इतना बड़ा घर हाथ से निकल गया। लेकिन अब पछताने से कुछ भी नहीं हाथ लगने वाला था। वह मन ही मन सोच रही थी, अपने ससुर का काश मैंने सम्मान दिया होता, उनका थोड़ा भी ख्याल रखा होता तो आज मुझे पछताना नहीं पड़ता। मनोज पार्वती और रमेश के घर जाकर उसके साथ रह रहे थे। 2 दिनों में उनकी सेहत में काफ़ी सुधार आ गया था। रमेश और पार्वती मनोज को हर तरह से सेवा कर रहे थे। जितने दिन दोनों भाई बिछड़ कर रहे, अब सभी दिनों की कमी पूरी करने में लगे रहते थे। रमेश भी अपने बड़े भाई को देख देख जीता। मेघना और राहुल से वह बंगला ले लिया गया, जिससे उन्हें किराए के घर में रहना पड़ा। राहुल अपने पिता के पास कई बार गया, लेकिन मनोज ने उसकी एक ना सुनी। उनका छोटा भाई अब उनका बेटा था, जिसने इतने कम दिन में उन्हें वह सारे सुख दे डाले जो एक संतान को देना चाहिए था। राहुल, पायल और मेघना हमेशा इस आग में जलते रहे और पछताते रहे। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गई होगी तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।